हेलो दोस्तों, आर्यंस अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम राहिला शेख है। ये जो घटना मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रही हूँ, ये घटना मैंने अपनी दादी से सुनी थी। बात कई साल पुरानी है, जब दादी बताती है कि उनके गांव में मुश्किल से 30 या 40 घर थे। गांव के एंड वाले साइड पर एक बड़ी सी झील थी, उसके दूसरी साइड भी दूसरे छोटे छोटे गांव थे। दादी बताती है कि हमारा जो घर था उस समय गांव में, यानी कि जिस घर में दादी रहती थी, वो घर गांव के पीछे साइड में लगता था। इसी वजह से वहां से झील को देख पाना बहुत आसान था और गांव के जितने भी लोग थे उस समय, वो सब का वाटर का सोर्स वो झील ही था। इसी वजह से कई सारे लोग तो ऐसे थे जो डायरेक्टली जाकर झील में से पानी उठाकर अपने घर लाते थे, और उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो दिन के समय खेत में अपने काम किया करते थे और रात में झील में जाकर वहां से पानी लाते थे। दादी की घटना दोस्तों जब मुझे और घर वालों को बताई गई थी, उस समय मेरी दादी सही से बात नहीं कर पाती थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी दादी को पैरालाइज हो चुका है। इसी वजह से वो सही से बात नहीं कर पाते हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन शायद वही घटना थी जो उनके साथ हुई थी। मैं आप लोगों को घटना को कुछ विस्तार में बताऊंगी। मेरी जो दादी थी, उनकी उम्र कुछ 15 साल की थी, और गांव में अचानक से एक दिन अफवाह फैली कि हमारे गांव में भूत आ गया है। लोग इस बात से काफी ज्यादा डरने लगे थे, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने मिलकर बात की कि हमारा गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। इसमें भूत प्रेत अगर किसी को दिखता भी है तो उसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। जंगल जैसे इलाकों में भूत प्रेत का होना आम सी बात थी। साथ में ही उस टाइम पर गांव में एक आदमी थे जिन्होंने ये भी कहा था कि अगर भूत प्रेत किसी को दिख भी गए तो वापस अपनी जगह चले जाएंगे। अगर उन्हें हम नहीं सताते हैं तो वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। और गांव के दूसरे लोगों का भी ये कहना था कि इतने सालों से हम इस गांव में रह रहे हैं, अगर भूत प्रेत होते भी तो हमें तो कभी किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बात कुछ ऐसी थी कि उसी गांव में रहने वाला एक लड़का, जिसकी उम्र 22 से 25 साल के आसपास की होगी, वो एक दिन रात के समय झील के पास से गुजर रहा था और उसने देखा कि एक औरत झील में से भीगे कपड़ों के साथ बाहर निकली। ऐसा लग रहा था कि रात में वो झील में नहाने के लिए गई थी। ठंड का मौसम चल रहा था। उतनी ठंड में और इतनी रात में कोई भी औरत झील में अकेले कैसे नहा सकती है। दोस्तों आपको बता दूं कि झील की दूसरी साइड कुछ दूसरे भी गांव थे, लेकिन झील का एक हिस्सा जो था वो जंगल से लगकर था। कई सारे लोगों का ऐसा भी कहना था कि उसमें झील में जंगली जानवर भी होंगे, जैसा कि पानी के सांप जो काट भी सकते हैं। और उस टाइम पर लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं थी। लोगों का कहना था कि अगर सांप काट ले या कोई कीड़ा काट ले जो पानी में ही रहता हो तो पता नहीं, शायद इंसान मर भी जाए। इस वजह से झील में दिन के समय लोग नहाने जाते थे, वो भी किनारे रहकर ही नहाते थे, यानी झील के बीच में नहीं जाते थे। वो जो औरत थी रात में नहाते हुए जो आदमी ने देखा था, उसका कहना यह था कि मैंने देखा ये झील के बीचों बीच में थी और काफी तेज तैर भी रही थी। ये तैरते हुए एकदम से किनारे आई, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब आदमी तैरते हुए किनारे पर आता है तो वो तैरने की पोजीशन उसकी लेटी हुई होती है और फिर वो उठकर खड़ा होता है। लेकिन वो औरत के साथ ऐसा नहीं था। वो औरत तैरते हुए आई और एक हवा के झोंके की तरह वो एकदम से खड़ी हो गई, यानी उसने कोई जमीन पर खड़े होने के लिए सपोर्ट नहीं लिया, जैसा एक आदमी जमीन पर लेटा हो और उसका हाथ पकड़कर या उसे खींचकर कोई एकदम से खड़ा कर दे, ठीक वैसा ही वो औरत खड़ी हो गई थी। वो जब बाहर आई और वो आदमी चुपके से उसी को देखने लगा तो उसने देखा
कि उसने एक झटके में अपने शरीर का सारा पानी वहीं पर निकाल कर फेंक दिया। ये बात सुनने में आप लोगों को भी काफी अजीब लगेगी, लेकिन उस लड़के का कहना यह था कि यानी वो 1 ही मिनट के अंदर बिल्कुल से सूख गई थी। कोई भी व्यक्ति इतनी जल्दी खुद को नहीं सुखा सकता है, और वो भी गीले कपड़े, जो कि किसी के शरीर पर 1 मिनट के अंदर तो सूखना नामुमकिन है। उसके बाद उसका कहना यह भी था कि जैसे ही वो औरत और आगे बढ़ने लगी, तब एकदम से वो रुकी और अपने चारों ओर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो जानती है कि कोई उसे छुप कर देख रहा है, या यूं कहिए कि मैं ही उसे देख रहा था। उसने बराबर मेरे ही पास लाकर अपनी नजरों को रोका। मैं वैसे तो एक पेड़ के पीछे छुपा था, लेकिन उसे देखकर यूं लग रहा था कि शायद वो पेड़ के आर पार मुझे देख रही है, और उसे पता है कि मैं छुपकर उसे ही देख रहा हूं। उसके बाद वो औरत एक हवा के झोंके की तरह ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, यानी कि उस लड़के के सामने, और उस लड़के को घूरने लगी। वो लड़का अपनी जान की भीख मांगते हुए घुटनों पर बैठ गया और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा कि मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। वो जानता था कि वो चुड़ैल उसे मारने ही आई है, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उसने सिर्फ उसे जोर से धक्का दिया और वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई। ये बात गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। सभी के मन में डर था। दादी बताती है कि उसके बाद में 1-2 और ऐसे छोटे इंसिडेंट हुए जिसमें लोगों ने भूत को, या यूं कहिए कि उस चुड़ैल को देखा था। दादी एक शाम में अपनी मम्मी के साथ बाहर बैठी हुई थी और झील उनके घर से बिल्कुल साफ दिखती थी। दादी अपने मम्मी से खुद के बाल बनवा रही थी, और जो बाल उनके टूटे थे सर में से, वो बाल को वो जमा कर रही थी। फिर एक जोर का हवा का झोंका आया, और जो दादी ने बाल समेटे हुए थे, वो सारे बाल उड़ते हुए उस झील की ओर जाने लगे, वो भी बहुत तेजी से। दादी के घर से झील 40 या 30 मीटर की ही दूरी पर होगी। दादी उठकर जाती और वो बाल को पकड़ती कि उससे पहले वो बाल सब झील में जा चुके थे। दादी का कहना यह था कि जिस दिन वो मेरे बाल झील में गए, उस दिन से मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा। जैसे ही रात होती कि मेरा सर दुखना शुरू होता, और सुबह होते होते सर का दुखना बंद हो जाता। ये बात दादी ने कई सारे लोगों को बताई, लेकिन इसका कहीं उपाय नहीं था। कुछ लोगों का ये कहना था कि अरे ये सब सिर्फ वहम होगा, किसी डॉक्टर को जाकर दिखा दो। दादी ने बहुत सारी जगह पर अपना ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन दादी रात में कुछ 10 बजे के आसपास बाहर से एक आवाज सुनी। वो आवाज सुनकर दादी जब बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि गांव में जो जंगली कुत्ते थे, वो जोरों से दादी की ओर देखकर ऐसा भौंक रहे थे जैसा कि उन्हें दादी से अपनी जान का खतरा हो। दादी तो खुद उस समय छोटी थी। दादी ये देखकर बहुत डर गई, और उसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी को ये बात बताई, लेकिन उनकी मम्मी ने भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद वक्त आगे बढ़ता चला गया, और कुछ ही समय में दादी की शादी हो गई। शादी होने के बाद 4 साल तक सब कुछ वैसा ही चला। दादी के सर में दुखता ही था, और गांव में अब लोगों का ये कहना था कि वो भूत प्रेत की बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, और लोगों का ये भी कहना था कि अब जो भूत प्रेत दिखते हैं वो उन पर हमला करते हैं, उन्हें जान से मारने के लिए आते हैं। लेकिन जो भी धर्म के वहां पर लोग थे, वो सभी अपने अपने भगवानों को याद करके जैसे तैसे उस भूत प्रेतों से बच जाते थे। दादी कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी के वहां रहने के लिए गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि दादी की मम्मी की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, इसी वजह से दादी को वहां जाकर रुकना पड़ा। दादी ने उसके बाद एक अजीब सी चीज देखी। वो ये था कि रात में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दादी ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस बाहर बहुत सारा पानी था। ऐसा लग रहा था या तो किसी ने पानी फेंक कर गया है, या फिर
हो सकता है कि उसी झील से निकलकर वो चुड़ैल उनका दरवाजा खटखटा रही हो। इसी के साथ ये भी हो सकता था कि उसी का पानी वहां पर चारों ओर बिखरा हुआ था। दादी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। जब इस बार जाकर दादी ने दरवाजा खोला तो देखा कि पानी की लाइन बनी हुई थी। दादी उस पानी की लाइन को देखने लगी, यानी कि जो पानी बिखरा हुआ था वो पानी उनके घर के चारों ओर बिखरा हुआ था, जिसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि किसी ने पानी को चारों ओर घर के डाल कर बंदिश कर दिया हो। दादी को इतना समझ में आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। इतनी रात में कोई आकर घर के चारों ओर पानी डालकर नहीं जाएगा। दादी ने घर के चारों ओर घूमकर देखा तो वहां पर हर जगह गीला था। दादी आकर अपनी मम्मी से कहने लगी। उनकी मम्मी ने कहा कि तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे और तुझे इतना ही डर लग रहा है तो एक काम कर, कल सुबह तू अपने ससुराल दोबारा लौट जाना। लेकिन वो रात दादी के साथ कुछ अजीब हुआ। जब दादी रात में सोने को लगी तभी ही 15 मिनट के बाद उनकी आंख खुली, क्योंकि अब दादी सांस नहीं ले पा रही थी। और जब वो उठकर अपने बिस्तर को देखी तब बिस्तर पूरा गिल्ला था और दादी पानी में भीगी हुई थी। दादी जब उठी तब उन्होंने जोरों से सांस लेना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसा नींद में ही किसी ने उन्हें पानी में डुबो दिया हो। दादी उठी और फिर उठने के बाद उन्होंने जोरों से सांस ली और चीखना चिल्लाना शुरू किया। दादी की जो मम्मी थी वो दादी को समझाने लगी कि रात बहुत हो चुकी है, कुछ ही घंटों की बात है, तू यहाँ से चले जाना, तुझे कोई रोकेगा नहीं। दादी ने अब मन बना लिया था कि अब वो रात में सोएगी नहीं, वो पूरी रात जागकर ही निकालेगी। दादी एक कोने में बैठी हुई थी और बैठे बैठे ही उनकी दोबारा से कब आंख लग गई उन्हें नहीं पता चला। इस बार भी थोड़े ही समय में आंख लगने के बाद उनकी सांसें रुक चुकी थी। दादी की नींद फिर से टूटी और इस बार जब नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि सामने एक जली हुई काली औरत खड़ी है, जिसने सफेद साड़ी लाल रंग के साथ पहना हुआ है। उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना था और ऐसा होता है ना कि किसी बॉडी को अगर पानी में डाल दो तो बॉडी सड़ने और गलने लगती है। ठीक दादी के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। दादी ने जिसे देखा वो औरत का शरीर गल रहा था और उसके शरीर से पानी निकल रहा था। काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। वो देखकर दादी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही उन्हें पैरालाइज का अटैक आ गया और दादी उस दिन से लेकर उनकी मौत तक पैरालाइज्ड ही रही। कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया गया लेकिन दादी की हालत ठीक नहीं हुई। उनका ट्रीटमेंट भी काफी अच्छे से हुआ। कई डॉक्टर्स का ऐसा कहना था कि हम 30 से 40% मेरी दादी को रिकवर कर देंगे, लेकिन वो सब फेल हो गए। दादी की रिकवरी एकदम जीरो थी। दोस्तों, इस घटना के बाद में दादी कई साल जी, लेकिन उसके जीने में कोई भी उत्साह नहीं बची थी। बस वो हर समय डरती थी। इसी वजह से जो मेरे दादा थे उन्होंने उस गांव को छोड़कर दादी और अपने बच्चों को लेकर वो शहर में आकर बस गए। मेरे दादा के शहर में आ जाने के कुछ 9 साल के बाद दादा की भी तबीयत ऐसी ही खराब रहने लगी और उसके 3 साल बाद वो मर गए। दादी कुछ सालों तक जीवित रही, जो कि अच्छे से नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि तुझे एक बात बताती हूँ मैं, किसी को नहीं बोलना। मम्मी ने कहा क्या बात है? दादी कहने लगी कि आज से 3 दिन बाद मैं मरने वाली हूँ। मम्मी ने कहा कि आप ऐसा सब मत कहिए, लेकिन वो कहने लगी जिस चुड़ैल को मैंने देखा था उस चुड़ैल ने ये बात खुद मुझसे आकर कही है, वो 3 दिन बाद आकर मुझे लेकर जाएगी। दोस्तों, आश्चर्य की बात ये थी कि जिस दिन दादी ने अपनी मौत का मेरी मम्मी से कह रखा था, ठीक उसी दिन मेरी दादी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गई। तो दोस्तों, ये थी राहिला जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें श्रेयास ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम श्रेयास है। आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ
ये घटना हमारी फैमिली में मेरी एक आंटी के साथ घटी थी। ये बात है 2014 की। दोस्तों, उस समय आंटी बताती है कि वो और उनकी फैमिली हमारे ही घर से अपने घर जाने के लिए निकले थे। बात कुछ ऐसी है कि मेरी आंटी नई जगह पर शिफ्ट हुई थी और हमारे घर से उनका घर कुछ 210 किलोमीटर की दूरी पर था। वो शायद आंटी इसलिए उस समय आई हुई थी क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि नया घर हम लोगों ने लिया है तो उस घर में उन्हें कुछ पूजा करवानी थी और वो चाहती थी कि उस पूजा में हम भी जाए। इस वजह से वो हमें इनवाइट करने के लिए आई हुई थी। वो आकर एक दिन हमारे वहां पर रुकी भी थी। आंटी बता रही थी कि जब वो लोग हमारे घर से शाम में 7 बजे के आसपास अपने घर के लिए निकले तो शुरू के 2-3 घंटे तो सब अच्छे से कट गए। मेरे जो आंटी के हस्बैंड थे वो बहुत आराम से गाड़ी चला रहे थे और उन लोगों ने ये प्लान किया था कि रात का खाना बाहर होटल में ही खा लेंगे और घर जाकर सो जाएंगे। रास्ते में जाते समय उन्हें एक होटल दिखाई दी। करीब 10-10:15 बजे के आसपास उन लोगों ने उस होटल में अपनी गाड़ी को रोक दिया। वहां पर उन लोगों ने खाना खाया। अब वहां से उनका घर कुछ 1 घंटे की ही दूरी पर था। खाना खाकर वो लोग 11:30 पौने 12 के आसपास उस होटल से अपने घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो लोग घर के लिए जा रहे थे तब बीच में एक छोटा सा 10 किलोमीटर का शॉर्टकट जैसा रास्ता था। बात ऐसी भी थी दोस्तों कि उस समय जो मेन हाईवे था वो किसी वजह से ब्लॉक था और वहां पर से बहुत स्लो करके एक एक गाड़ी को पास कर रहे थे। इसी वजह से उनके हस्बैंड ने कहा कि क्यों ना हम दूसरी साइड से या दूसरा रास्ता ले लेते हैं जिसे वो जानते थे। जब वो रास्ता वो लोग लिए तब उस रास्ते को 2 या 4 किलोमीटर पार करने के बाद उन्हें सामने खड़ा हुआ एक आदमी दिखाई दिया। मेरी आंटी ने अंकल से कहा कि हो सकता है इसे लिफ्ट चाहिए होगी, हम इसे लिफ्ट दे देते हैं, इससे बात कर लेते हैं, इसे कहाँ जाना है। उस आदमी से जब भी कहा तो वो आदमी कहने लगा कि हाँ, मुझे कुछ ही दूर आगे आप लोग छोड़ देना। मेरे अंकल ने उसे गाड़ी में बिठा लिया और जब गाड़ी में बिठाकर आगे चलने के बाद अंकल ने पीछे मुड़कर देखा उसे उतारने के लिए तो वो गाड़ी में कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। वो गाड़ी में था ही नहीं। सवाल ये था, क्या वो चलती गाड़ी से उतर गया था या फिर वो कैसे गायब हो गया। इसके बाद दोस्तों और ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि जब आंटी और अंकल घर पर पहुंचे तो उनकी जो बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र 16 या 17 साल की होगी, वो कहने लगी कि मम्मी, घर पर कोई आदमी आया था अभी कुछ देर पहले और वो आप लोगों को पूछ रहा था। वो कह रहा था कि अपने मम्मी पापा से कहना कि लिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सुनकर आंटी और अंकल के तो होश उड़ गए थे। फिर अंकल ने अपनी बेटी से पूछा कि वो कैसा दिखता था। दोनों ने जब उसे डिस्क्राइब किया तो दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेम था जैसा कि अंकल ने देखा था। वो वही आदमी था और जो उनकी बेटी बता रही थी वो भी वही था। एक और डरा देने वाली बात उसमें ये थी कि उस आदमी ने या उस भूत ने जाते समय यूं भी कहा था कि मैं अब आप लोगों के साथ ही रहूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया था। आंटी और अंकल काफी ज्यादा इससे डरे हुए थे, लेकिन खुद को दिलासा देने के लिए वो लोग ये बात कह रहे थे कि कोई घबराने की बात नहीं, उसने शायद डराने के लिए कहा होगा या मजाक किया होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसके 2 दिन के बाद दोस्तों कुछ अजीब सी घटनाएं उनके घर पर होने लगी। आप लोगों को जानकर यह भी बहुत अजीब लगेगा कि उनकी घर की जो पूजा होने वाली थी वो भी किसी न किसी वजह से डिले होते जा रही थी। और एक बात ये थी कि 2 दिन के बाद में जब उनकी बेटी अपने घर के दूसरे कमरे में गई तब उसने उसी आदमी को वहां पर बैठा हुआ देखा। वो देखकर वो जोरों से चीखने और चिल्लाने लगी और भागते हुए उस कमरे से बाहर आई। जब उसके मम्मी पापा ने पूछा कि क्या बात है, उसने बताया कि वो आदमी तो अंदर ही बैठा हुआ है। उसके मम्मी पापा दोनों ही दौड़े दौड़े उस रूम में गए। जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अब इसके साथ में जो उनका छोटा बेटा था जिसकी उम्र 10 साल की थी, उसका कहना यह था कि पिछली रात में जब वो सो रहा था तब ऐसा लगा जैसा नींद में से किसी ने उसे जगाया और
वो जगाकर उसके कान में कह रहा था कि मैं तुम्हें कल अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बात सुनकर आंटी और अंकल काफी ज्यादा डर चुके थे और अगले दिन वो अपने बच्चे को पूरा दिन और पूरा समय अपने साथ में ही रखे हुए थे। इसी के साथ पास की ही मंदिर में जाकर उस पर से झाड़ फूक करवा के उसको भगवान का एक धागा हाथ में पहना दिया था और उन लोगों ने अपने ही घर को अंदर से लॉक कर दिया था कि घर से कोई भी बाहर ना जाए और कोई भी बाहर वाला अंदर ना आए। पूरा दिन तो ठीक ठाक कट गया, लेकिन जब रात हुई तब उनकी बेटी को ऐसा महसूस होने लगा जैसा कि वो अपने आसपास किसी को महसूस कर रही है। उसने ये बात अपनी मम्मी पापा को बताई। उसके मम्मी पापा तो डरे हुए थे ही और उन दोनों ने अपनी बेटी को दिलासा दिया कि डरने की कोई बात नहीं, हम है ना, कुछ नहीं होगा। अभी ये चारों ही डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे कि उस अंकल ने कहा अपनी बेटी से जाके फ्रिज में से पानी ले आ। जब उनकी बेटी फ्रिज में पानी लाने के लिए गई तो उसने देखा कि फ्रिज के अंदर वही आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और वो उनकी बेटी को देखकर बहुत जोरों से हंस रहा था, जिस वजह से उसके दांत उसके चेहरे के बाहर निकले हुए साफ दिखाई दे रहे थे। उसके सर पर एक चोट थी और उसमें से खून भी जा रहा था। वो आंटी की जो बच्ची थी उसने जोर से चीख मारी। दोबारा ही उसके माँ बाप उठकर उसके पास भागे और जाकर देखा तो फ्रिज में जैसा सामान था बस वही था। आंटी और अंकल इस बात से काफी ज्यादा डर चुके थे कि ये क्या हो रहा है। रात में जब वो लोग जैसा तैसा अपना बिस्तर लगाकर सोने के लिए गए तब एकदम से उनका बच्चा कहने लगा, वो देखो पंखे के ऊपर वो आदमी बैठा है। सभी लोगों ने पंखे के ऊपर अपनी नजर दौड़ाई तो वहां कुछ नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे अपने आप हो रहा है। जब रात में उनका बेटा सोया था तो वो जमीन पर सोया था अपना बिस्तर लगाकर। वो कहने लगा कि जमीन में से मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है और वो आवाज कह रही है कि वो धागा निकाल दे जो तूने हाथ पर बांधा है। जब आंटी ने अपना कान लगाया तो वो सेम आवाज आंटी को भी सुनाई दी। इस बार अंकल इस बात से बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो घर को कैसे भी बहुत मुश्किल से संभाल रहे थे कि घर के लोग डरे ना। उन्होंने अपने पड़ोस में जाकर एक आदमी से ये सारी बात कही। उसने कहा कि आज रात आप लोग उस घर को छोड़कर हमारे घर पर सो जाओ। उन्हें यूं लग रहा था कि हमने घर छोड़ दिया तो शायद वो मुसीबत टल गई, लेकिन वो गलत थे। दोस्तों, एक चौंका देने वाली बात ये थी कि रात में चारों ने एक ही सपना देखा था और वो सपना ये था कि उनके छोटे बेटे को एक आदमी भयानक रूप में आकर उठाकर ले जा रहा है और उनका छोटा बेटा जोरों से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपने मम्मी पापा को आवाज देकर बार बार यही कह रहा था कि मुझे नहीं जाना है। लेकिन वो जो कोई भी था वो उसे जोर जबरदस्ती करके खींच के ले जा रहा था। सुबह उठने के बाद वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। पास में उनके एक दोस्त जो कि काफी पुराने थे, उनके पास जाकर उन्होंने सारी बात बताई। उनके दोस्त ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो शायद इसमें हमारी सहायता करेगा। और सभी लोग उस आदमी के पास पहुंचे। दोस्तों, जिस जगह पर मेरे आंटी अंकल रहते थे वहां से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा जंगल था। कहा जाता था कि वो आदमी उसी जंगल में तपस्या करता है। जब जाकर उस आदमी को वहां जंगल में ढूंढा गया तब वो आदमी मिल गया। वो आदमी को उन लोगों ने सारी बात बताई। उसके बाद उसने अपने पोटली में से कुछ सामान निकाला और उस पर कुछ वो पढ़ने लगा। फिर वो धागे को उन्होंने एक पाउडर की पोटली में डाल दिया और उसमें से निकालकर सबके हाथ पे बांध दिया। वो कहने लगा कि कुछ भी हो जाए ये धागा तुम्हारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। जब तक ये धागा रहेगा कोई भूत प्रेत तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। ये बात को हुए अभी 4 ही दिन हुए थे कि उनकी जो बेटी थी उसकी तबीयत खराब रहने लगी। ये लोग डर गए। इन्हें लगा कि शायद वही भूत प्रेत की वजह से ही ये सब हो रहा है। उस दिन
इनके साथ कुछ और भी बुरा हुआ। घर पर एक आदमी आया। वो आदमी आकर कहने लगा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, ये बात हम लोगों को पता है। उसके घर वाले आश्चर्यचकित थे कि ये आदमी कैसे जानता है कि इनकी तबीयत खराब है। तभी वो कहने लगा कि जिस बाबा ने तुम्हें ये धागा दिया था, उन्होंने मुझे भेजा है और कहा कि ये धागा निकाल दो। लेकिन जो अंकल थे वो काफी ज्यादा चालाक थे। वो ये बात जानते थे कि ये सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने उस आदमी को डांट कर वहां से भगा दिया और अपनी बेटी के हाथ से वो धागा नहीं निकाला। वो कहने लगे कि कुछ भी हो जाए, हम में से कोई भी ये धागा नहीं निकालेगा। फिर और 3 दिन बीते कि वही बाबा उनके घर पर आए और उन्होंने वहां पर एक बड़ी सी पूजा करवाई। बाबा दूर बैठे थे और जिनको साथ में लाया था, यानी जिस पुजारी जी के साथ में वो आए थे, तो उस बाबा ने उन पुजारी जी को कहा कि हो सकता है कुछ चीजें तुम्हें परेशान करें जब तुम पूजा कर रहे हो, लेकिन डरना नहीं, मैं यहीं पर बैठा हूं, वो तुम्हें या घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसके बाद दोस्तों छोटी मोटी चीजें हुई भी। उस पुजारी जी का कहना ऐसा था कि कान में मुझे कुछ खुसफुसाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी और वो कह रही थी कि इस पूजा को बंद कर, वरना मैं तुझे आज जान से मार दूंगी। लेकिन वो वहीं डटे रहे और उस पूजा को कंप्लीट किया। इसके बाद पुजारी जी ने कहा कि अगर अब तुम लोग चाहो तो इस धागे को निकाल सकते हो। अब वो भूत प्रेत तुम्हारे घर में तो क्या, तुम्हारी बिल्डिंग में भी नहीं आएगा। ये कहकर वो हंसते हुए बाबा जी वहां से निकल गए। मेरे जो अंकल थे उन्होंने अपने दोस्त का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। दोस्तों बताते हैं कि इसके कुछ साल के बाद एक ऐसा ही इंसिडेंट और हुआ था उन्हीं लोगों के साथ। लेकिन उस समय वो जो बाबा जी थे जो तपस्या करते थे वो इस दुनिया में नहीं थे। कहा जाता है कि वो इंसिडेंट छोटा सा था, इसीलिए उन लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया खुद से ही। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली घटना अजय की है। चलिए शुरू करते हैं। ये घटना मेरे साथ 12 साल पहले घटी थी, जब मैं अपनी दादी के साथ रहा करता था। मेरा नाम अजय है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरी दादी मुझे बताती है कि जब मैं 2 साल का था तब मेरा जन्मदिन मनाने के लिए हम सभी लोग घूमने जाने वाले थे कि अचानक मेरी छोटी बहन का देहांत हो गया, जो सिर्फ 1 साल की ही थी। फिर उसके बाद से हम लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। दादी बताती है रात के समय किसी बच्चे की रोने की आवाजें आती तो कभी किसी के हंसने की। ये सब घटना देखकर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। फिर हम उसी गांव में एक नया घर खरीद लिए। जब मेरी उम्र 11 साल की हुई तो मैं अपनी दादी के साथ खेत में काम करने जाया करता था। फिर एक दिन अचानक से मेरे माता पिता की भी मृत्यु हो गई। मेरी दादी ने मुझे बड़ा किया और कुछ दिनों बाद मेरी दादी की तबीयत बिगड़ने लगी। दादी की जगह मैं उनका खेत का काम करने लगा। एक शाम मुझे आने में देर हो गई कि तभी मुझे मेरी दादी दिखाई दी जो कहीं पे जा रही थी। मैं ये देखकर उनके पीछे चल दिया। फिर मैंने देखा कि मेरी दादी वहां एक भयानक से घर में जा रही थी। मैंने उन्हें आवाज लगाई। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज सुनी वहां से एकदम से वो गायब हो गई। मैं ये देखकर थोड़ा हैरान हो गया और बोला दादी अचानक से कहाँ चले गई। फिर मैं वहीं पे दादी को ढूंढने लगा। मैं उन्हें आवाजें देने लगा लेकिन मुझे दादी कहीं नहीं दिखाई दी। मैं फिर अपने घर चला गया। मैंने देखा कि दादी तो घर पे सो रही है। मैं ये देखकर और ज्यादा हैरान हो गया। फिर मैंने सोचा कि कल सुबह दादी से बात करता हूँ। अगली सुबह होने पर मैं दादी के पास गया और उनसे पूछा, दादी आप कल शाम में खेत के पास वाले घर में क्यों जा रहे थे? तो दादी ने बोला, बेटा मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है और तुम ये कैसे बोल रहे हो कि मैं वहां पर थी। फिर दादी ने बताया
कि जिस घर की तुम बात कर रहे हो वहां पे कोई भी घर नहीं है। मैंने बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से वो घर देखा है जिसमें आप कल जा रहे थे। फिर मेरी दादी ने मुझसे कहा कि जहां तुमने वो घर देखा वो कब का जल के खाक हो चुका है और वो घर पहले हमारा ही हुआ करता था। फिर जब तुम्हारी छोटी बहन का देहांत हुआ तब से हमने वो घर छोड़ दिया था। फिर उसके बाद गांव के कुछ लोगों ने उस घर में रहने का सोचा और रहने के लिए चले भी गए। उनके साथ भी कुछ अजीब सी घटनाएं हुई। अचानक उनके घर में किसी न किसी की बुरी तरह मौत हो जाती। देखते ही देखते वहां पर जितने लोग रहने गए सभी के परिवार वालों में से कोई ना कोई मर ही जाता था। और ये देखकर गांव वालों ने उस घर को आग लगाकर जला दिया। गांव वालों ने जैसे ही वो घर जलाया तभी उस घर में से आवाजें आने लगी। वो आवाजें कह रही थी, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अब तुम लोगों की मौत पक्की है। उसके बाद से गांव का हर एक आदमी जब शाम को घर आता है तो उसे वही घर दिखाई देता है और वो घर दिखने में ऐसा लगता है जैसे वो एक महल हो। ये देखकर जो कोई भी उस घर में जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता और वो घर शाम में ही दिखाई देता है। फिर ये सब बातें सुनने के बाद अपने काम पे निकल गया और मैं मन में यही सोच रहा था कि उस घर में ऐसा कौन था जो सबको बिना मतलब मार रहा था। फिर कुछ हफ्तों बाद मेरी दादी ने मुझे बोला, तुम्हें जब भी वो घर दिखाई देगा तो तुम उसके पास मत जाना। ये बोल के मेरी दादी का भी देहांत हो गया। उसके बाद से मुझे कभी भी वो घर दिखाई ही नहीं दिया। मैं बहुत बार शाम में भी घर आता था काम के बाद, लेकिन मुझे तो अब वो घर दिखाई ही नहीं देता था। और ना तो कभी ऐसा कुछ सुनने में आया कि गांव में से हमारे कोई एक आदमी भी गायब हो गया है। मुझे लगा शायद दादी ने मुझे डराने के लिए वो सब बात बताई थी। फिर एक शाम लगभग 8:30 बजे जब मैं अपने घर आ रहा था तो मुझे मेरी दादी की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुन के मैं एकदम से चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। फिर दोबारा मुझे वो आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार कोई चीख रहा था, जैसे कोई बोल रहा हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं उस आवाज़ का पीछा करते करते वो घर के बाहर आके खड़ा हो गया। मैंने वो घर देखा और अपने ही आप में बोला, अरे ये घर यहाँ कैसे आ गया? और ये तो वही घर है जो दादी ने मुझे बताया था जिसके बारे में। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि दादी ने ये भी कहा था कि ये घर हमारा ही है। मैं ये सब सोच ही रहा था तभी उस घर के दरवाजे पे एक बच्ची को खड़ा देखा और वो बच्ची मुझे किसी चीज का इशारा कर रही थी। जब मैंने बहुत ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अंदर आने से मना कर रही है, लेकिन अब भी मुझे अंदर से वैसी ही आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर माफी मांग रहा है। वो आवाज सुनते ही दोबारा मैं अपने आसपास देखने लगा और फिर जैसे ही दोबारा मेरी नजर उस दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो बच्ची वहां से गायब हो गई है और मैं फिर उस घर के अंदर चला गया। मेरे अंदर जाते ही मैंने देखा कि घर के हर कोने में दिए जल रहे थे। वो दिए कभी अपने आप बुझ जाते और फिर दोबारा उनमें आग पकड़ लेती, जिस वजह से घर पूरा रोशन हो जाता। मुझे तो ये देखकर समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर एकदम से सारे दिए बुझ गए और किसी के भागने की आवाज आने लगी। ये सुनकर मैं अपने आसपास देखकर धीमी आवाज में चिल्लाने लगा कि कौन है, कोई है क्या जो मुझे डरा रहा है। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो कोई मेरे पीछे आकर मुझे धक्का देकर भाग गया। लेकिन मैं हिम्मत करके ऊपर जाने लगा। मैंने देखा ऊपर एक रूम में कोई चीज जल रही थी। फिर मैं उस रूम के पास जैसे ही गया तो मैंने देखा कि एक औरत खुद को जला रही है। ये देख के मैं वहां से भागा। मैं जैसे नीचे आया घर के गेट के पास तो मैंने देखा
कि घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो औरत एकदम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका शरीर आग में लिपटा हुआ था। मैं ये देखकर पीछे जाने लगा और वो मेरी तरफ आगे बढ़ने लगी। मैं पीछे एक दीवार पे जाकर रुक गया और वो औरत मेरे पास आ गई। उसने मुझे हवा में उठा के जमीन पे पटक दिया। फिर मैं उठा। वो औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ में आग लग गई। फिर मैंने जैसा तैसा वो आग को बुझाया और मैं वहां से दरवाजे की तरफ भागने लगा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मैंने पीछे देखा, वो औरत मेरी तरफ ही आ रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। वो जैसे मुझे मारने गई, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने देखा तो उस बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उस बच्ची ने मुझे वहां से भागने का इशारा किया। और उस घर में जो दिए अभी बुझे हुए थे, उनमें एक बार फिर अपने आप आग लग गई थी और दिए जल उठे, जिस वजह से घर भी रोशनी से भर चुका था, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उस बच्ची ने दरवाजे की ओर इशारा किया तो दरवाजा एकदम से खुल गया और मैं भाग के उस घर से बाहर निकल गया। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वो घर वहां से गायब हो चुका था। उस दिन के बाद से मुझे वो घर आज तक कभी नहीं दिखाई दिया और मैं उस बच्ची का हर रोज मन में धन्यवाद करता हूँ। लेकिन वो बच्ची कौन थी, मुझे उसका भी कुछ पता नहीं चला और मैं आज भी यही सोचता हूँ कि वो बच्ची कहाँ से आई थी। क्या वो मेरी बहन थी और उसने मेरी जान क्यों बचाई? तो दोस्तों, ये थी अजय की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी ज्योति की है। चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई थी जब वो छोटी थी। तब वो खुद गांव की एक हवेली में रहा करती थी। हवेली ऐसी थी कि नीचे खाली था और ऊपर मम्मी नाना नानी रहते थे। उस हवेली के नीचे वाले एरिया में एक बाबा की आत्मा थी जो कि वहां पर दिया जलाती थी और कहा जाता था, बल्कि माना भी जाता था कि वो एक एक करके सबका नाम बुलाया करते थे। जो भी अपना नाम सुनकर उस बाबा की आत्मा को जवाब देता तो उसकी मौत हो जाती। एक ऐसी ही घटना हमारे घर में घटी। एक बार उस आत्मा ने मेरे नाना का नाम ले लिया और उन्होंने उसे जवाब भी दे दिया। उसके बाद मेरे नाना बीमार रहने लगे और फिर वो मर गए। उसके बाद मम्मी और नानी ने वो हवेली छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।